जय हिंद। बिहार शिक्षा व्यवस्था के जो करप्शन को उद्धार किए हैं ना, बिहार के अधिवक्ता हैं एसके पंकज जी। भैया एक मुहिम चलाए थे कि प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार से करप्शन हो रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा माफियाओं का राज बढ़ रहा है ना हमारे देश के विभिन्न राज्यों में, उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और इसी विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि हम लोग तो जाके तो उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए, लेकिन कॉल के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे उनका इंटरव्यू लेने का। और उनका जो ये मुहिम है ना, उस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है और आखिरकार वो इस विषय में क्या कहते हैं, उनका जो वक्तव्य है वो लेंगे हम लोग। रिंग जा रहा है। जे व्यक्ति के आप किसी कारणवश फोन नहीं उठाया, उनको और एक बार कोशिश करते फोन करने का। हेलो। हाँ हेलो। प्रणाम भैया। भैया रोशन मिश्रा बोले भैया, रैपिड न्यूज मीडिया से भैया। हाँ रोशन जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है भैया, आप कैसे हैं भैया? हाँ हम भी ठीक है। भैया आपने एक मुहिम चलाया है भैया शिक्षा माफियाओं के खिलाफ में भैया। हाँ हाँ हाँ। उस मुहिम के बारे में थोड़ा आपसे बात करना था भैया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए भैया। देखिए अभी का जो समय चल रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, और प्राइवेट शिक्षा जो है वो केवल काम कर रही है। सरकारी जो शैक्षिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि सरकारी जो शिक्षक होता है वो भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाता है। बाकी शिक्षक के ऊपर जो बीईओ होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक का बीडीओ, सीईओ, डीएम, सांसद, मंत्री, मुखिया, यहाँ तक कि वार्ड पार्षद भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाता है। तो प्राइवेट पर सारे लोग आश्रित हो चुके हैं। जब सरकारी व्यवस्था ध्वस्त हुई है तो प्राइवेट पर लोग जब आश्रित हुए हैं, तो उससे क्या आया है निकल करके कि ये प्राइवेट में पहले शिक्षक जो थे वो शिक्षालयों को संचालित करते थे। मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ और मुझे जो है वो बाद में मन किया, मैंने ट्यूशन कोचिंग चलाया, उसके बाद जो है एक मड़ई का, फूस का, टाटी का, बांस का और खड़ का जो है वो स्कूल बनाया, धीरे धीरे कमा करके खपड़ैल बनाया, धीरे धीरे करके छत वाला बना दिया। तो जो शिक्षक होकर के और बच्चों को शिक्षा देता था, उसको उसमें जो है एक संस्कार होता था और वो गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। तो तुलसीदास जी जो लिखते हैं कि जिस गुरु की नजर उस शिष्य के पीड़ा पर नहीं बल्कि पॉकेट पर होती है, वो शिष्य, वो गुरु जो है वो नरक का अधिकारी होता है जी। तो जब गुरुजनों के हाथ में शैक्षिक व्यवस्था थी, उस समय कोई भी गुरु शिष्य के पॉकेट पर नहीं, उसकी पीड़ा पर नजर उसकी होती थी। जी जी जी। यानी उसका मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स अच्छा कर दीजिए, इंग्लिश कमजोर है इंग्लिश अच्छा कर दीजिए, फिजिक्स कमजोर है फिजिक्स अच्छा कर दीजिए, नैतिक शिक्षा कमजोर है वो अच्छा कर दीजिए। यहाँ तक कि बच्चे का अगर जो है वो घुटना फूट गया है तो उस पर पाउडर लगा दीजिए, उस पर मलहम लगा दीजिए, ऑइंटमेंट लगा दीजिए, ये सारी चीजें होती थी। अब क्या है कि बच्चे के पिता के पॉकेट पर नजर रहती है। क्यों? क्योंकि पहले ही करोड़ों अरबों रुपया लगा करके कोई ना कोई शिक्षा माफिया जो है वो बिल्डिंग खोल करके और शैक्षिक संस्थानों को संचालित करता है। अब जब वो संचालित करेगा तो जो करोड़ों रुपया लगाएगा वो तो सोचेगा अरबों रुपया कमाने का। जी जी जी। और उसका असर सीधा गरीब के पॉकेट पे पड़ेगा और उसके बच्चे के पिता के पॉकेट पर पड़ेगा जी। अब पॉकेट से पैसा निकालता तो ठीक था, लेकिन अब तो खून चूस रहे हैं ये लोग जी। जैसे एक बच्चे को आप जाते हैं एडमिशन कराने, तो सामान्यतः 2 या 3 बच्चे एक परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में होते हैं। जी जी। तो आप जाते हैं एक बच्चे का एडमिशन कराने, तो अगर 2000 रुपया फीस है उसका, तो साथ में आपको वर्ष में लगभग 10 से 15 हजार की किताब एक बच्चे के लिए, री एडमिशन के नाम पे, या री एडमिशन नहीं तो डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लगभग 10,000, 15,000, 20,000 रुपया तक। यानी एक बच्चे का एडमिशन कराने में लगभग 1 लाख रुपया लग रहा है जी। एक अभिभावक को एडमिशन के समय जी। अब उस 1 लाख रुपए को अब साल में बांट दीजिए तो देखिए कितने का महीना आता है जी। और तब ऊपर से 2,000 का महीना फीस। ये मिनिमम हम बता रहे हैं, इससे तो 5,000, 10,000 रुपये महीने तक का फीस ये लोग ले रहे हैं। जी।
तो वो अब उसको आप मान लीजिए। उसके अलावा जो बस का भाड़ा है जी स्कूल में, टाई खरीदना है स्कूल में, बेल्ट खरीद, जी फौज में है जी जिसके कारण हम और आप सुरक्षित है घर में, वो शिक्षा माफिया भी सुरक्षित है। जी तो अगर उनको छुट्टी मिलती है 3-3 जी जी गया जी। तो एग्जाम क्लास डिमोट कर दिया जाता है। शिक्षा माफियाओं का इतना बड़ा रैकेट देश के हर जगह काम कर रहा है। भैया, तो इस शिक्षा ऑनलाइन- माफिया को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? आखिरकार गरीब के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है भैया। देखिए, 2-3 चीजें इसका जो है वो उपाय क्या है। पहले जी। तो केवल शिक्षा माफिया नहीं, जी। सारे माफिया मिलकर के हमारे कमाई का 90% हमसे लूट ले रहे हैं। जी पहले में और अंतर में देखिए क्या है, पहले में और अब में क्या अंतर है। पहले क्या करते थे कि अपहरणकर्ता आते थे, हमारे आपके बच्चे को जो है वो अपहरण करके ले जाते थे और फिरौती के बदले में हमसे और आपसे पैसा मांगते थे कि मान लीजिए 5 लाख रुपया दे दीजिए, 10 लाख रुपया दे दीजिए, 50 लाख रुपया दे दीजिए। जी। अब वो हमारे बच्चों का अपहरण नहीं करता है, बल्कि एडमिट कार्ड का अपहरण करता है। अच्छा। कि भाई हम एडमिट कार्ड एग्जाम का तब हम जो है इशू करेंगे जब आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। यानी मनमाने ढंग से जो भी मैंने आप पर लाद दिया है वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब ये जो पैसा ये लोग कहते हैं, तो जी। वो अपहरणकर्ता ही जो पहले थे या अपहरणकर्ता गैंग वाले जो लोग थे, जी। वही लोग आज शिक्षा माफिया बन के बैठ गए हैं। अच्छा। आप इतिहास उठा के देखिएगा, जितना स्कूल कॉलेज चला रहा है सब करोड़ों अरबों की बिल्डिंग पहले बना के। अगर कोई ऐसा है जो कमा करके बच्चों को शिक्षा देके बना लिया, वो अलग मैटर है, बहुत कम ऐसे लोग हैं। जी। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पहले करोड़ों अरबों की बिल्डिंग बना करके अगर वो लोग किए हैं ये काम, जी। शिक्षा के मंदिरों को खोले हैं, जी। तो मंदिर तो है नहीं, वो तो शिक्षा का एक तरह से कसाई खाना वो लोग खोल दिए। जी। तो वो लोग आप देखिएगा पहले अपहरणकर्ता थे, चोर थे, उचक्का थे, शराब माफिया थे, शराब व्यवसायी थे, टिकट ब्लैक करते थे, किसी सिनेमा हॉल में जा करके कहीं जो है ठग ठेकेदारी करते थे, रंगदारी करते थे, हफ्ता वसूलते थे। जिनको जो है ज्यादातर शिक्षा माफियाओं का आप इतिहास उठा के देखिएगा तो पता चलेगा कि पुलिस ने उनको जो है वो गधा पे बिठा के घुमाया था, कहीं जो है चोरी में पकड़े गए थे तो उनका सर आधा बाल मुड़ाया गया था। यही सारे लोग हैं। जी। तो ये सारे लोग जो हैं, इनको क्या किया जाता है कि ये सारी बातें जो है वो एक तरफ रख करके और उन्हीं का वर्चस्व आज समाज पे कायम हो गया है। जी। अब समाज पे जब कायम हो गया है तो पहले जो अपहरणकर्ता अपहरण करके बच्चों का अपहरण करके पैसा मांगते थे, अब उनके एडमिट कार्ड का अपहरण करते हैं। अब देखिए, जो लोग पहले युवाओं का अपहरण करते थे, जैसे घर का जो कमाऊ सदस्य है, अर्निंग बॉडी है, उसका अपहरण करते थे और ज्यादा पैसा मांगते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब जमीन अपहरण कर रहे हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो भू माफिया है, शिक्षा माफिया के बाद भू माफिया। जी। 4 माफिया का अगर राज समाप्त कर दिया जाए तो समाज बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। जी। पहला तो शिक्षा माफिया, दूसरा हो गया जमीन माफिया। मान लीजिए कि रोशन जी खूब बढ़िया से काम किए, फेसबुक यूट्यूब अच्छा खासा पैसा दे दिया, या आप जो है ट्यूशन पढ़ा लिए, कोचिंग पढ़ा लिए, या फिर आप जो है नौकरी कर लिए, जॉब कर लिए, पेशा कर लिए, दुकानदारी कर लिए और पैसा इकट्ठा किए कि भाई हम चलते हैं 20 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं और हम कहीं 5 दूर 10 दूर जमीन लेंगे। जी। अब आप जब जमीन लेने जाते हैं तो वो 20 लाख की जमीन आपको डायरेक्ट उस आदमी से नहीं मिलती है जिसको 20 लाख रुपए की जरूरत है और उसको बेचना है। अच्छा। बल्कि उस 20 लाख के जमीन को ऑलरेडी किसी भू माफिया ने 80 लाख रुपया जो है 20 लाख दे करके और 80 लाख रुपया उसका रेट रखा है। अच्छा। तो एट अ टाइम आप 60 लाख रुपया तो ज्यादा देते हैं। जी जी जी। उसके लिए चाहे आपकी दूसरे जगह जमीन बिक जाए गांव में, चाहे आप लोन ले ले, चाहे घूस ले ले, आप नौकरी को दाव पर रख के, जी जी जी, तो या कुकर्म करके या कहीं से बेईमानी करके, डकैती करके, या ईमानदारी से ही आपको उतना पैसा हो तो पूरे जीवन भर की पूंजी जी, आप इकट्ठा करके तो 5 दूर 10 दूर जमीन लेते हैं जी। उतना पर अगर पेट भर जाता तो भी ठीक था। अब क्या होता है कि जैसे ही 80 लाख रुपए की आप जमीन लेते हैं जी, कि फटाक से जो है वो उस एरिया का एक जो है वो भू माफियाओं का जी रैकेट होता है, जी, वो तुरंत आता है एक फर्जी का ऐसा हुआ। अच्छा। अब आप सीधे 80 लाख में 40 लाख रुपए का आपका जमीन वो मांग रहा है, अब यानी 10 दूर है तो 5 दूर मांग रहा है, 5 दूर है तो 2.5 दूर मांग रहा है।
तो जब मामला फंसेगा तो आप कहिएगा नहीं हम बनाएंगे, तो उसका तो भूमाफियाओं का एक रैकेट है, तो बिना बुलावे मतलब एक कॉल पे उसके जो है 50 60 70 जो है अपाची बुलेट मोटरसाइकिल वाले लंबे चौड़े लड़के पहुंच जाते हैं उसके, जी, जो आपके साथ मारपीट करेंगे। जी, अब आप जाइएगा थाना के पास, तो थाना ऑलरेडी उस मामले में 50,000 रुपया ले चुका है। जी, तब जाइएगा सीओ के पास, तो सीओ साहब 60,000 रुपया ले लिए हैं। जी, तो पूरा आदमी बुलाने से लेकर के और सीओ साहब ने वो खर्च किया है 3 लाख रुपया। जी, समझिएगा बात को, या उनका महीना बंधा हुआ है, सालाना बंधा हुआ है, तो जी। वो 3 लाख रुपया खर्च किया। जी, जी, जमीन उसका है 80 लाख में 40 लाख का क्लेम कर रहा है। अब वो कहेगा कि भाई आपको 40 लाख या तो हमको दे दीजिए जी, और हम आपको आधा जमीन लिख देते हैं, नहीं जी। तो आप हमसे ले लीजिए और आधा जमीन छोड़ के चले जाइए। जी, अब आप क्या करिएगा कि हर जगह दौड़ करके जब परेशान हो जाइएगा, कोर्ट कचहरी आपको जाना है नहीं, जी, 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 वकील के चक्कर में आप पढ़ना चाहते नहीं है। कई लोगों को लगता है कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वकील साहब लोग लूट लेगा, क्योंकि समाज में वो ज्यादा लुटाता है। जी, तो कोर्ट कचहरी जाइएगा नहीं और उतना समय आपको चाहिए नहीं, तो जाइएगा उस एरिया के सबसे बड़े और बड़े भूमाफिया को के पास, जो अब जनप्रतिनिधि बन के सफेद चोला पहन चुका है। जी, अब वो या तो उस गांव का मुखिया होगा, सरपंच होगा, या उस एरिया का वार्ड पार्षद होगा, या उप मेयर होगा, मेयर होगा, विधायक होगा, विधायक प्रतिनिधि होगा, पूर्व विधायक होगा, पूर्व जो है वो बीडीसी होगा, या वर्तमान बीडीसी होगा, पूर्व सरपंच होगा या वर्तमान सरपंच होगा। इस टाइप के लोगों के पास जाइएगा जी, और जैसे ही जाइएगा तो क्या हो सकता है कि हारा हुआ वार्ड कमिश्नर भी हो, लेकिन उसका वर्चस्व होता है, उसके साथ लोग होते हैं। अब वो कहेगा कि ठीक है, मान लीजिए जी, और एक तरह का रंगदारी टैक्स, जी, जिसका अब एक तरह से जो कानूनी रूप दे दिया गया, जी, यानी वो कानूनी रूप से वैध हो गया है, जी, वैध हो गया है, वो वाला आपको क्या करना है कि रंगदारी टैक्स दे देना है। तो जो पहले रंगदारी मांगता था फोन करके, चिट्ठी भेज करके, जी, या जो अपहरण करता था, वो आपका जमीन का अपहरण करके जमीन पर पंचायती रूपी रंगदारी टैक्स मांग करके वो राजा हो रहा है और आपको गरीब बना रहा है। भैया तो आधा पैसा, जी, 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 आधा पैसा महीने का पूरा पैसा आप दे रहे हैं शिक्षा माफियाओं से, जी, जिंदगी भर की बचत आप दे रहे हैं किसको? भूमाफियाओं भूमाफिया को। अब जब आप बूढ़े हो गए, तो पहले क्या होता था कि बूढ़े लोगों को भी टहलते हुए, वॉकिंग करने के समय, मॉर्निंग वॉक के समय या खेत से तान करके, और अपहरणकर्ता जो है वो आपसे फिरौती की रकम मांगते। जी, जी, अब वो अपहरणकर्ता बन गए हैं ड्रग माफिया। जी, अब जैसे ही आपकी बीमारी होती है कि ड्रग माफिया, हॉस्पिटल माफिया जो है, जी, जी, वो क्या करता है कि बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल करके और 1 लाख 1.5 लाख रुपया का मामूली 60,000 70,000 तक का मामूली रकम दे करके दो तीन MBBS डॉक्टरों की डिग्री रख लिया है, जी, और रख करके और क्या कर रहा है कि वो हॉस्पिटल चला रहा है। जी, और उस ड्रग माफिया के पास अब जब जाइएगा, तो अगर डॉक्टर साहब का तो फीस केवल 500 रुपया है, जी, पूरा दवा से लेके जांच तक का 5,000 लगना चाहिए। जी, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा कि फटाक से आपको क्या करेगा कि फैटी लीवर को, लीवर का हाई इन्फेक्शन मतलब बता करके, जी, और कहेगा कि लीवर इन्फेक्शन है, इसका ऑपरेशन करेंगे। टाका मार देगा, झूठ मूठ के इधर उधर कर देगा और कहेगा कि ऑपरेशन हुआ। पैसा कितना चाहिए? तो भाई 3 लाख रुपया लगेगा आपको। जी, तो देखिए, ये ड्रग माफियाओं का एक छोटा सा आप बात देखिए कि जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं कोई भी बीमारी में, तो वो क्या कहता है आपको कि मसाला कम खाइएगा। जी, सुनिए ध्यान से, क्या कहेगा कि नहीं, कम नहीं कहेगा, कहेगा मसाला साफ छोड़ दीजिए। जी, तो अब बताइए कि जब आप मसाला साफ छोड़ दिए, इसका मतलब जीरा छोड़ दिए, जी, तो जीरा छोड़ दिए इसका मतलब कि आपको गैस होगा। जी, भोजन में जो जीरा होता है वही ना एंटासिड का काम करता है, या जी, जी, एंटी गैस्ट्रो जी, केमिकल उसमें होता है। जी, एंटी गैस्ट्रो जो वर्चूज होते हैं वो होते हैं। तो जी। आप जीरा छोड़े तो तुरंत आपको क्या होगा? गैस होगा। जी, फिर मरीच छोड़िएगा, हल्दी छोड़िएगा, सब कम कम लगाने को कहेगा नाम मात्र भर का। जी, मिर्चा छोड़िएगा तो एंटीबायोटिक खत्म होगा। अब जब आपको कुछ होगा, जब सर्दी थोड़ी सी होगी तो एंटीबायोटिक लिखेगा, जी, जब गैस होगा तो एसी लॉक लिखेगा, जी, उसके बाद एसी लॉक का आदत होगा तो एसी लॉक RD लिखेगा, जी। उसकी आदत हो जाएगी तब आपको पेंटॉप लिखेगा, तब पेंटॉप D लिखेगा, तब पेंटॉप DSR लिखेगा, तब जी, के हॉस्पिटल में आपको बुढ़ापे में
या प्रेग्नेंट वुमेन जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको जम के लूटा जाए। जी 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 तो ड्रग माफिया हो, भू माफिया हो या शिक्षा माफिया हो, इसके पूरे चंगुल में समाज जो है वो पूरी तरह से फंस चुका है जी। और इस बात का चिंतन और मनन कोई नहीं कर रहा है। भैया तो इससे अपने समाज को बचाया कैसे जा सकता है? और एक है, समस्या बता दे रहे हैं फिर बचाव के भी उपाय बता जी। और एक है शराब माफिया, जो बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है भैया, शराब तो बंदी है, दिखता नहीं है, बिकता सब जगह है भैया। वही तो जो होम डिलीवरी के नाम पे बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है शराब माफियाओं का जी। वो वाला जो है वो लूट करके और आम लोगों के घरों से बहुत बड़ी रकम, बड़ी राशि जो है वो पैसे की वो लोग हो रहे हैं। अभी मैं 2-3 केस इधर रक्सौल एरिया जो है वहां से मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी। चूंघने वाला कोई जो है वो पार्टिकल है, कोई एलिमेंट है, वो सब दे रहा है। जी 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 तो हर जगह 4-5 तरह के माफियाओं का राज चल रहा है जी। बालू माफिया को ही देख लीजिए आप। घर बनाना हर आदमी के जीवन का एक सपना होता है, तो जो बालू आपका 30,000 रुपए में आना चाहिए जी, वो बालू माफियाओं के कारण आपके पास आ रहा है 1,30,000 जी। ठीक है, एक एक आदमी को 5 ट्रक का 50-50 ट्रक हो गया सिर्फ बालू माफियागिरी के पैसे से। तो हर जगह जहां देखिएगा माफियाओं का राज चल रहा है। अब आपने पूछा कि इससे बचाव का उपाय क्या? जी। तो 3 उपाय हर बीमारी का, हर रोग का 3 उपाय होता है। पहला कि राजनीति सही कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाए। ठीक। रामराज में भी रावण जैसे राक्षस हुआ करते थे जी। रामराज में भी कुंभकर्ण और अतिकाय जैसे राक्षस हुआ करते थे जी। मेघनाथ जैसे राक्षस हुआ करते थे। राजनीति सही थी, राजा हमारे राम सही थे तो सबका वध करके कंट्रोल रखते थे। जी। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, प्रशंसा कर देता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शिक्षा माफियाओं का दिवाला निकाला अच्छा काम करके शिक्षा के मामले में जी, वो काफी सराहनीय है। जैसे मोदी जी ने जिस तरह से जो है वो कई जगहों पर मंदिर बना करके और भू माफियाओं की जो कमर तोड़ी है नोटबंदी करके, वो भी काफी सराहनीय था। लेकिन उसके बावजूद ये लोग संभल गए और बहुत तेजी से फिर उभरने लगे। तो राजनीति सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा जी। तो राजनीति में आप जो है वो 3 आधार पे जो वोट देते हैं वो तीनों आधार छोड़ दीजिए। पहला पार्टी के आधार पे, दूसरा जाति के आधार पे और तीसरा पैसा, दारू, मांस, मुर्गा, चादर, कंबल के आधार पे जी। यानी पार्टी से अब कुत्ता भी आ जाएगा, कई लोग कहते हैं कि हम तो बीजेपी वाले हैं, कुत्ता भी आ जाएगा तो हम उसको वोट दे देंगे। हम तो लालटेन छाप वाले हैं, कुत्ता भी आ जाएगा तो वोट दे देंगे जी। उसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो जात वाले हैं, हमारे जात वाला कुत्ता भी आ जाएगा तो हम वोट दे देंगे जी। तो जाति और पार्टी के नाम पे वोट देना बंद करिए और पैसा से बिकने वाला कंबल, दारू, मुर्गा मुसल्लम 500, 5,000, 10,000 रुपये पर बिक करके वोट देने की का मतलब जो है वो छोड़ना होगा। जनता को सुधरना होगा, जनता को अच्छे लोगों को, विद्वान लोगों को, अच्छे लोगों को जो है वो चुन करके और सरकार बनानी होगी। तो एक तो राजनीति सही हो जाए और राजनीति सही होने के लिए जो है हम लोग सही हो जाए जी। दूसरा कि इनके खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए जी। जैसे कई बार क्या होता है कि किसी आदमी से आप जाइए, कहिए कि भैया थोड़ा 10 रुपया दीजिए, हमको काम है जी, तो वो नहीं देगा जी। और अगले दिन उसको उसका कोई सामान खरीदना हो और उस सामान पर 10 रुपए बढ़ा करके आप बोल दीजिए तो धीरे से दे देगा ठीक। तो लोगों को सोचना होगा कि हमारे कमाई का ज्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है जी। तो उनके खिलाफ जागरूकता फैलाना होगा। समाज में जो भी शिक्षा माफिया है, अब शिक्षा माफिया सब शिक्षाविद लिख रहे हैं, जमीन माफिया सब जो है वो समाज सेवी लिख रहे हैं जी। ड्रग माफिया सब अपने को डॉक्टर कहा रहे हैं। तो ये जो माफिया लोग हैं, माफियाओं को पहचान करके इनका इलाज करना होगा और जनता को जागरूक होकर के इनको सोशल बॉयकॉट करना होगा, इनको सोशली आइसोलेटेड करना होगा। सामाजिक रूप से ये लोग बहिष्कृत हो जाए, अलग थलग पड़ जाए, जैसे पहले होता था। पहले क्या होता था, गाँव के जो लोग गलत धंधा करके अमीर हो जाते थे, गाँव भर उनसे बात करना छोड़ देता था। अब उल्टा हो रहा है, अब जैसे ही वो अमीर होता है कि तुरंत सामाजिक संगठन उससे चंदा मांगने आ जाता है, चंदा देकर मुख्य अतिथि ही बना देते हैं जी। तो ये करना होगा। तो जागरूकता जी जी, सही शिक्षा का प्रचार प्रसार कर, मतलब
ये होता है कि जैसे हम लोगों के सिलेबस में जी जो tan थीटा, cos थीटा, NaCl 2O4, जी इसका कोई मतलब जिंदगी में कुछ हमारे गणित के प्राध्यापक ने हमको पढ़ाया जी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस नी, जी उसका हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ? आप जाके गणित के प्रोफेसर से पूछिएगा तो कि इसका क्या लाभ हुआ, जी। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया था, हमने आपको आपको पढ़ाया। इन सबको सिलेबस से हटाना होगा। जी। और जो लोग कहेंगे कि हाँ इससे जो है वैज्ञानिक पैदा होते हैं या गणितज्ञ पैदा होते हैं, तो जिन वो ऑप्शनल होना चाहिए। जी मान लीजिए किसी लड़के को आगे चल के वकील बनना है तो उसको tan थीटा cos थीटा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ाया जा रहा है? सही किसी को बात एक है। अच्छा नागरिक बनना है, किसी को पत्रकार बनना है तो उसको NaCl 2O4 क्यों पढ़ा रहे हैं आप ठीक उसको? ठीक वो ऑप्शनल रहना चाहिए। जी तो ये चीजें हैं, यानी सिलेबस में जो है वो कानून पढ़ाया जाना चाहिए, सिलेबस में सामाजिकता पढ़ाई जानी चाहिए, सिलेबस में नैतिक शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए, सिलेबस में धर्म शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए, दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाने चाहिए, सिलेबस में आयुर्वेद पढ़ाया जाना चाहिए, योग पढ़ाया जाना चाहिए, फिजिकल फिटनेस टिप्स पढ़ाया जाना चाहिए, जो नहीं पढ़ाया जाता है। जी तो शिक्षा व्यवस्था को सही कर देना, जी शिक्षा अच्छी देना, क्वालिटी पूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, जी उसके बाद आपको जो है वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जी और लोगों की जागरूकता और वोटर्स की जागरूकता और राजनीति का सही होना, सारे समस्याओं का निदान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना मूल्यवान समय हमको दिया। हालांकि आपने जो ये मुहिम छेड़ा है, इस मुहिम से लोग बहुत जुड़ रहे हैं, हम भी बहुत प्रभावित हुए आपकी इस मुहिम से, और आशा करते बिहार वासी आपके मुहिम से जुड़ेंगे भैया, और कहीं ना कहीं हम लोग का जो कोशिश है उससे थोड़ा बहुत तो सुधार होगा भैया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया। खैर, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, पूरा वीडियो सुने और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। जय हिंद।